यिनिंग नगर। महाकाल की मौत को 4 दिन बीत चुके थे। पूरा नगर दिन रात मरम्मत में लगा हुआ था। टूटी हुई दीवारों को दोबारा मजबूत बनाया जा रहा था। हर जगह दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य और यिनिंग नगर के कल्टीवेटर्स बिना आराम किए काम कर रहे थे। सब जानते थे यह जीत अंतिम नहीं थी। रक्त परिजीवी सेना कभी इतनी बड़ी हार को भूल नहीं सकती। सबसे ऊंची दीवार पर ड्रैगन विराट और हरिवंश तपस्वी दूर आकाश को देख रहे थे। हरिवंश तपस्वी धीरे से बोले, विराट, तुम क्या सोच रहे हो? विराट ने शांत स्वर में कहा, महाकाल मर गया, लेकिन असली समस्या अब शुरू होगी। रक्त परिजीवी सेना के लिए महाकाल सिर्फ एक सेनापति था। उसकी मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। हरिवंश तपस्वी ने गहरी सांस ली। इस बार कौन आएगा? विराट ने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन जो भी आएगा वह महाकाल से कई गुना अधिक शक्तिशाली होगा। यह सुनकर दोनों कुछ देर तक चुप रहे। हवा भी मानो थम सी गई थी। उसी समय रक्त परिजीवी सेना का मुख्य दुर्ग, महाकाल की मृत्यु की खबर पूरे दुर्ग में बिजली की तरह फैल चुकी थी। लाखों रक्त परिजीवी सैनिक घुटनों के बल बैठे हुए थे। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। सभा के बीच एक वृद्ध रक्त परिजीवी दूत घुटनों के बल झुककर बोला, महाकाल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके इतना कहते ही पूरा सभागृह सन्नाटे में डूब गया। कुछ पल बाद अंधेरे में से एक गंभीर आवाज गूंजी, महाकाल हार गया। सिर्फ इतना सुनते ही सभी रक्त परिजीवी और भी नीचे झुक गए। किसी ने ऊपर देखने का साहस नहीं किया। दूसरी आवाज आई, यह बात गहन शून्य लोक के महासेनापति तक पहुंच चुकी है। यह नाम सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। एक मध्यम स्तर का सेनापति धीरे से बोला, अगर महासेनापति स्वयं इस युद्ध में आए तो यिनिंग नगर का नाम भी इतिहास से मिट जाएगा। लेकिन अंधेरे से तुरंत उत्तर आया, महासेनापति को बुलाने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। उनके आने या न आने का निर्णय केवल रक्त सम्राट करेंगे। पूरा सभागृह फिर से शांत हो गया। हर किसी के मन में केवल एक ही भय था, यदि सचमुच गहन शून्य लोक का महासेनापति चल पड़ा तो इस बार केवल यिनिंग नगर ही नहीं, पूरा सुचुआन महाद्वीप रक्त में डूब सकता था। उसी समय यिनिंग नगर में खड़े विराट ने अचानक आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी गंभीरता उभरी। उसने धीरे से कहा, लगता है तूफान चल पड़ा है। यिनिंग नगर। विराट के शब्द अभी भी सबके कानों में गूंज रहे थे। तूफान चल पड़ा है। पूरे सभागृह में गहरा सन्नाटा छा गया। हरिवंश तपस्वी ने धीरे से पूछा, विराट, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ है? विराट ने कुछ पल आंखें बंद रखीं। उसकी दिव्य चेतना धीरे धीरे पूरे सुचुआन महाद्वीप में फैलने लगी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं। नहीं, अभी मुझे उस व्यक्ति की शक्ति महसूस नहीं हो रही, लेकिन रक्त परिजीवी सेना की गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। हर्षवर्धन ने हैरानी से पूछा, मतलब? विराट ने सामने रखे सुचुआन महाद्वीप के नक्शे पर उंगली रखी। देखो, पिछले 2 दिन में यिनिंग नगर के आसपास के दर्जनों छोटे राज्यों से रक्त परिजीवी सेना अचानक गायब हो गई है। माधवी चौंक गई। गायब? विराट ने हाँ में सिर हिलाया। वे पीछे हट रहे हैं। यह हार की वजह से नहीं, बल्कि किसी बड़े आदेश की वजह से। सबके चेहरे गंभीर हो गए। हरिवंश तपस्वी धीरे से बोले, यानी वे अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं। विराट ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल। महाकाल की मौत के बाद कोई भी नया सेनापति बिना तैयारी के हमला नहीं करेगा। अगला शत्रु महाकाल जैसी गलती कभी नहीं दोहराएगा। उसी समय यिनिंग नगर से कई लाख किलोमीटर दूर रक्त परिजीवी सेना का एक गुप्त शिविर। हजारों सेनापति घुटनों के बल बैठे थे। बीच में लाल रंग का एक संदेश पत्र हवा में तैर रहा था। उस पर केवल 2 पंक्तियां लिखी थीं, महाकाल वीर गति को प्राप्त हुआ, सभी सेनाओं को तुरंत एकत्रित किया जाए। नीचे केवल एक मुहर लगी थी। उस मुहर को देखते ही किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोले। एक वृद्ध रक्त परिजीवी धीरे से बोला, लगता है ऊपर वालों का ध्यान इस ओर आ गया है। दूसरा तुरंत फुसफुसाया, चुप, उस नाम का उच्चारण भी मत करो। दोनों तुरंत शांत हो गए। पूरे शिविर में केवल एक ही आदेश गूंज रहा था, सेना इकट्ठी करो, प्रतीक्षा करो। उधर यिनिंग नगर। विराट अकेला प्राचीर पर खड़ा था। उसने धीरे से आकाश की ओर देखा। मुझे समय चाहिए, बस थोड़ा सा समय। अभी उसका ड्रैगन अवतार अमर लोक के दूसरे चरण में था। उसे पता था, यदि सचमुच गहन शून्य लोक का कोई महाशक्तिशाली सेनापति आया तो उसके पास सीधे युद्ध करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होगी। इसलिए
उसे अपनी हर तैयारी पूरी करनी होगी। हर फॉर्मेशन, हर ताबीज, हर योद्धा, हर रणनीति, सब कुछ। क्योंकि इस बार एक भी गलती पूरे यिनिंग नगर के विनाश का कारण बन सकती थी। विराट ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल एक दृढ़ संकल्प था। चाहे सामने कितना भी शक्तिशाली दुश्मन क्यों ना हो, जब तक मैं जिंदा हूं, यिनिंग नगर पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। दूर, बहुत दूर, अंधेरे आकाश के उस पार एक अनजान शक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी, और उसी क्षण सिचुआन महाद्वीप की हवा में एक अदृश्य दबाव फैलना शुरू हो गया। लेकिन अभी किसी को उसका एहसास भी नहीं हुआ था। अध्याय 826। आंधी से पहले की शांति। यिनिंग नगर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन नगर प्रशासन भवन के सबसे बड़े सभागृह में अभी भी रोशनी जल रही थी। यह कोई सामान्य बैठक नहीं थी, यह युद्ध परिषद थी। सभी प्रमुख योद्धा एक एक करके सभा में पहुंच चुके थे। हरिवंश तपस्वी हर्षवर्धन, माधवी गरिमा वीणा और ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के सभी प्रमुख योद्धा भी वहां मौजूद थे। सबकी नजर सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी हुई थी, ड्रैगन विराट। विराट धीरे धीरे सभा के बीच तक आया। उसने सामने रखे सिचुआन महाद्वीप के विशाल नक्शे पर अपना हाथ रखा। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद विराट ने शांत स्वर में कहा, हम महाकाल को हरा चूके हैं, लेकिन इस जीत पर खुश होना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। सब चुपचाप सुनते रहे। विराट ने नक्शे पर कई लाल निशान दिखाए। पिछले 4 दिनों में रक्त परिजीवी सेना ने यिनिंग नगर के आसपास के लगभग सभी छोटे शिविर खाली कर दिए हैं। हर्षवर्धन हैरान रह गया। यह तो अच्छी बात है, विराट ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, यह सबसे बुरी खबर है। सबके चेहरे गंभीर हो गए। विराट ने आगे कहा, महाकाल हमारे खिलाफ गुस्से में लड़ रहा था, लेकिन जो अगला सेनापति आएगा वह गुस्से से नहीं, बुद्धि से लड़ेगा। इसलिए वह पहले पूरी सेना इकट्ठी करेगा, हमारी हर कमजोरी का पता लगाएगा, फिर हमला करेगा। हरिवंश तपस्वी धीरे से बोले, मतलब अब हमारे पास बहुत कम समय है। विराट ने हां में सिर हिलाया। बिल्कुल तभी हरिवंश तपस्वी खड़े हुए, विराट मेरे पास एक सुझाव है। सिचुआन महाद्वीप के अन्य बड़े संप्रदायों और राज्यों को संदेश भेजना चाहिए। अगर सब मिलकर लड़ें तो शायद हम दुश्मन का सामना कर सकें। सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन विराट कुछ देर तक शांत रहा। उसने धीरे से कहा, संदेश भेजने से पहले एक बात समझनी होगी। सब उसकी तरफ देखने लगे। विराट बोला, महाकाल की हार की खबर अब तक पूरे महाद्वीप में फैल चुकी होगी, लेकिन क्या किसी ने हमारी मदद के लिए एक भी सेना भेजी? पूरा सभागृह शांत हो गया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। विराट ने फिर कहा, सबको सिर्फ अपनी सीमा बचानी है। कोई भी अपनी मुख्य सेना को इतनी दूर भेजने का जोखिम नहीं उठाएगा, और अगर भेज भी दिया तो जब तक वह यिनिंग नगर पहुंचेगी शायद युद्ध शुरू हो चुका होगा। हरिवंश तपस्वी ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। विराट की बात कड़वी थी, लेकिन सत्य थी। उसी समय सिचुआन महाद्वीप से बहुत दूर रक्त परिजीवी सेना के गुप्त दुर्ग में एक लाल रंग की ज्योति तेज गति से उड़ती हुई एक प्राचीन सभागृह के सामने आकर रुक गई। एक वृद्ध दूत तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथों से एक लहू रंग का संदेश पत्र आगे बढ़ाया। महाकाल की युद्ध रिपोर्ट। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक अदृश्य शक्ति ने उस संदेश को अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही पल बाद पूरे सभागृह का तापमान अचानक गिर गया। वृद्ध दूत का शरीर कांप उठा। उसने अपना सिर और भी नीचे झुका दिया। उसे पता था रिपोर्ट पढ़ ली गई है, लेकिन अंदर बैठा व्यक्ति न तो क्रोधित हुआ और न ही उसने कुछ कहा। यही सन्नाटा सबसे अधिक भयावह था। दूत की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। उसने धीरे से पीछे हटकर प्रणाम किया और बिना एक शब्द बोले वहां से चला गया। पूरे दुर्ग में केवल एक ही बात फैल गई, महाकाल की हार की खबर ऊपर पहुंच चुकी है, और इसका अर्थ था बहुत जल्द पूरे रक्त परिजीवी साम्राज्य में एक नया निर्णय लिया जाएगा। सिचुआन महाद्वीप से बहुत दूर रक्त परिजीवी साम्राज्य के सीमांत क्षेत्र में एक प्राचीन रक्त महल, यही वह स्थान था जहां केवल उच्च अधिकारियों को प्रवेश की अनुमति थी। आज महल के भीतर का विशाल सभागृह पूरी तरह भर चुका था। महाकाल के अधीन युद्ध करने वाले बचे हुए सभी सेनापति, उपसेनापति और रक्त नायक वहां घुटनों के बल बैठे थे। पूरे सभागृह में इतनी खामोशी थी कि किसी की सांसों की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। बीच में महाकाल की टूटी हुई रक्त ध्वज रखी हुई थी। उसके पास बेलॉक की आधी टूटी हुई दिव्य गदा भी पड़ी थी। ये दोनों वस्तुएं
उनकी हार का प्रमाण थीं। एक वृद्ध रक्त परजीवी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, महाकाल बेलौक दोनों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। कुल 5 लाख सेना में से आधी सेना का विनाश हो चुका है। यह सुनते ही पूरा सभागृह और भी गहरे सन्नाटे में डूब गया। किसी में कुछ बोलने का साहस नहीं था। थोड़ी देर बाद एक कठोर आवाज गूंजी, महाकाल कैसे हारा? सबने धीरे धीरे सिर उठाया। एक मध्यम स्तर का सेनापति आगे आया। प्रभु, महाकाल शक्ति में कमजोर नहीं था। उसकी हार का कारण था दुश्मन को कम आंकना। उसने पूरा युद्ध आरंभ से अंत तक सुना दिया। यिनिंग नगर का महाफॉर्मेशन बेलौक की गलती और अंतिम तलवार का प्रहार, सब सुनने के बाद फिर से गहरी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद अंधेरे से एक और आवाज आई, यानी महाकाल शक्ति से नहीं, अपनी लापरवाही से मरा। सभी ने एक साथ सिर झुका दिया। क्षमा प्रभु, लेकिन सत्य यही है। उसी समय एक और वृद्ध सेनापति धीरे से बोला, प्रभु, यह मामला अब हमारे अधिकार से बाहर जा चुका है। मेरा मानना है अब हमें गहन शून्य लोक के प्रथम चरण के महासेनापति को सूचित कर देना चाहिए। ये शब्द सुनते ही पूरे सभागृह का वातावरण बदल गया। कई सेनापतियों के चेहरे सफेद पड़ गए। एक ने तुरंत धीमी आवाज में कहा, चुप, उनका नाम भी बिना अनुमति मत लो। दूसरा कांपते हुए बोला, अगर वे स्वयं आए तो यिनिंग नगर का विनाश निश्चित है। क्या तुम यही चाहते हो? पहला सेनापति तुरंत शांत हो गया। उसने सिर झुका लिया। सभी जानते थे, गहन शून्य लोक का प्रथम चरण यह केवल एक कल्टीवेशन स्टेज नहीं था, बल्कि ऐसी सीमा थी जिसके बाद अमरलोक के अधिकांश महान योद्धा भी सामान्य जीवों जैसे प्रतीत होते थे। सभा में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस महासेनापति का नाम दोबारा ले। तभी अंधेरे से वही गंभीर आवाज एक बार फिर गूंजी, इस मामले का निर्णय रक्त सम्राट स्वयं करेंगे। तब तक कोई भी सेना सुचुआन महाद्वीप पर बिना आदेश के हमला नहीं करेगी और महाकाल की हार का पूरा विश्लेषण तैयार किया जाए। अगली बार वही गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी प्रभु। सभी सेनापति एक साथ घुटनों के बल झुक गए। उनकी आंखों में क्रोध था, लेकिन उससे कहीं अधिक भय। उधर यिनिंग नगर विराट अकेला प्राचीर पर खड़ा था। उसकी नजर दूर के आकाश पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। अब दोनों पक्ष तैयारी कर रहे हैं। अगला युद्ध अब तक का सबसे कठिन होगा। ठंडी हवा यिनिंग नगर के ऊपर से गुजर गई, लेकिन विराट का हृदय महसूस कर रहा समय बहुत कम था और दुश्मन इस बार पहले से कहीं अधिक धैर्य और रणनीति के साथ लौटने वाला था। सुनबरनो भूमिलोक यिनिंग नगर हाकाल और बेलोक की हार के बाद पहली बार आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन यह शांति सिर्फ ऊपर से थी। हर कल्टीवेटर के दिल में एक अजीब सा दबाव था। विराट दीवार के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा दूर आकाश को देख रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। आ गया, बस दो शब्द उसके मन में गूंजे। उसी पल पूरे आसमान का रंग धीरे धीरे लाल होने लगा, सूरज की रोशनी जैसे किसी ने निगल ली हो। वाह! अचानक भारी हो गई। धरती हल्की हल्की कांपने लगी। हरिवंश तपस्वी का चेहरा बदल गया। यह दबाव। हर्षवर्धन का गला सूख गया। मैंने ऐसा दबाव पहले कभी महसूस नहीं किया। माधवी के हाथ अपने आप कांपने लगे। सिर्फ उस दबाव को महसूस करके ही कई कमजोर कल्टीवेटर घुटनों के बल गिर पड़े। पूरा यिनिंग नगर अफरा तफरी में डूब गया। तभी आसमान के बीच एक विशाल लाल दरार खुल गई, जैसे आकाश को किसी ने तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया हो। उस दरार के अंदर से लाल रंग का एक प्राचीन युद्ध रथ धीरे धीरे बाहर निकला। उस रथ को खींच रहे थे 9 विशाल रक्त ड्रैगन। हर ड्रैगन से निकलने वाला दबाव ही अमरलोक के अनेक कल्टीवेटर्स को सांस लेने नहीं दे रहा था। रथ के पीछे लाखों रक्त परजीवी सैनिक आसमान में शांत खड़े थे। कोई शोर नहीं, कोई गर्जना नहीं, सिर्फ मौत जैसी खामोशी। यिनिंग नगर के सभी कल्टीवेटर्स के चेहरे सफेद पड़ गए। हरिवंश तपस्वी धीरे से बोले, यह सेना महाकाल की सेना से कई गुना अधिक अनुशासित है। विराट चुप रहा। उसकी नजर सिर्फ उस रथ पर टिकी हुई थी। तभी रथ का पर्दा धीरे से खुला। एक लंबा सफेद बालों वाला पुरुष बाहर निकला। उसने लाल रंग का प्राचीन कवच पहना हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, लेकिन उन शांत आंखों के अंदर अनंत हत्याओं की ठंड छिपी हुई थी। उसने यिनिंग नगर की तरफ एक बार देखा, बस एक नजर, और उस एक नजर से ही बूम
यिनिंग नगर की रक्षा फॉर्मेशन जोर से हिल उठी। हर कल्टीवेटर का दिल कांप गया। हर्षवर्धन के मुंह से बिना सोचे निकल गया। सिर्फ एक नजर फॉर्मेशन हिल गई। विराट के मन में एक ही विचार आया, गहन। शून्य लोक प्रथम चरण। सच में यह महाकाल से बिल्कुल अलग स्तर का योद्धा है। आसमान में खड़ा वह व्यक्ति धीरे से बोला। उसकी आवाज पूरे यिनिंग नगर में गूंज उठी। मैं रक्त परजीवी सेना का महासेनापति रुद्रकाल, महाकाल की हार का बदला लेने आया हूं। उसने विराट की तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजर सिर्फ यिनिंग नगर की महाफॉर्मेशन पर थी, जैसे विराट उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। उसने शांत स्वर में कहा, 1 घंटे का समय देता हूं फॉर्मेशन। हटा दो, नगर समर्पित कर दो। मैं केवल 10% लोगों को मारूंगा। अगर मना किया तो यिनिंग नगर का एक भी जीवित प्राणी नहीं बचेगा। पूरा यिनिंग नगर सन्न रह गया। विराट ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। यह मुझे देख भी नहीं रहा। अच्छा है, जितना वह मुझे कम समझेगा उतनी ही महंगी कीमत चुकाएगा। उसने धीरे से आंखें खोलीं और पहली बार उसकी आंखों में युद्ध की चमक दिखाई दी। पूरा आसमान लाल रोशनी से भर चुका था। रक्त परजीवी सेना की लाखों सैनिकों की फौज यिनिंग नगर के ऊपर शांत खड़ी थी। न कोई गरज, न युद्ध का शोर, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा। और यही सन्नाटा सबसे ज्यादा डरावना था। रथ के ऊपर खड़ा गहन शून्य लोक का महासेनापति रुद्रकाल धीरे धीरे यिनिंग नगर की ओर देख रहा था। उसकी नजर एक पल के लिए भी विराट पर नहीं रुकी, मानो विराट उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। उसकी पूरी दिलचस्पी सिर्फ यिनिंग नगर के दिव्य महाफॉर्मेशन में थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके पीछे खड़े 10 उपसेनापति एक साथ आगे बढ़े। प्रभु, रुद्रकाल ने शांत स्वर में कहा। महाकाल और बेलौक मूर्ख थे। उन्होंने इस फॉर्मेशन को हल्के में लिया। मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। पहले फॉर्मेशन, उसके बाद नगर। यह सुनते ही सभी उपसेनापति एक साथ झुक गए, जैसी आज्ञा। प्रभु, उधर यिनिंग नगर की विशाल दीवार पर हरिवंश तपस्वी ने गहरी सांस ली। विराट इस बार का शत्रु पहले से बिल्कुल अलग है। विराट चुप रहा। उसकी नजर लगातार रुद्रकाल पर टिकी हुई थी। इसकी सांसें पूरी तरह स्थिर हैं। इसकी आंखों में जरा भी क्रोध नहीं। ये बिना सोचे एक भी कदम नहीं उठाएगा। विराट के मन में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था, ऐसे शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। आदेश दीजिए, विराट ने शांत स्वर में कहा। सभी अपनी अपनी जगह पर ही रहेंगे। कोई भी फॉर्मेशन के बाहर एक कदम भी नहीं रखेगा। सभी ने बिना कोई प्रश्न किए सिर झुका दिया। आसमान में रुद्रकाल ने अपनी उंगली से हवा में एक रक्तिम चिन्ह बनाया। अगले ही पल लाखों रक्त परजीवी सैनिकों ने एक साथ अपनी ऊर्जा उस चिन्ह में प्रवाहित करनी शुरू कर दी। पूरा आसमान खून की तरह लाल चमकने लगा। धीरे धीरे एक विशाल रक्त अस्त्र आकार लेने लगा। उसका आकार हर पल बढ़ता जा रहा था। हरिवंश तपस्वी का चेहरा बदल गया। यह क्या? यह सिर्फ शुरुआती प्रहार है। माधवी की आवाज कांप उठी। अगर पहला हमला ही इतना भयानक है तो असली युद्ध कितना भयंकर होगा। विराट अब भी शांत था। उसने मन ही मन कहा, यह फॉर्मेशन की सीमा परख रहा है। अच्छा, तो मैं भी देख लेता हूं। उसने अपना हाथ फॉर्मेशन के केंद्रीय नियंत्रण पर रख दिया। फॉर्मेशन के भीतर अनगिनत दिव्य रेखाएं धीरे धीरे जगमगाने लगीं, लेकिन विराट ने उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही सक्रिय किया। उसके मन में शांत विचार उठा, अभी इसे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अनंत परम मीनार की विरासत इतने साधारण प्रहार के लिए नहीं बनी थी। प्रहार रुद्रकाल की गूंजती हुई आवाज पूरे आकाश में फैल गई। बूम! विशाल रक्त अस्त्र बिजली की रफ्तार से यिनिंग नगर की ओर टूट पड़ा। पूरा सुचुआन महाद्वीप कांप उठा। अगले ही पल आम रक्त अस्त्र दिव्य महाफॉर्मेशन से टकराया। एक आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चारों ओर फैल गई। धूल और ऊर्जा की भयंकर लहरों ने पूरे आकाश को ढक लिया। कुछ पल तक ना यिनिंग नगर दिखाई दे रहा था, ना रक्त परजीवी सेना। हर कोई सांस रोके धूल के छौंटने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे धूल हटने लगी और अगले ही क्षण सभी रक्त परजीवी सेनापतियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यिनिंग नगर जैसा पहले था वैसा ही अडिग खड़ा था। दिव्य महाफॉर्मेशन की सुनहरी आभा पहले की तरह स्थिर चमक रही थी। न एक दरार, न जरा सा कंपन, मानो अभी कुछ हुआ ही न हो। पहली बार रुद्रकाल की भौहें हल्की सी सिकुड़ीं। उसने दोबारा उस महाफॉर्मेशन को ध्यान से देखा। इस बार उसकी आंखों में पहली बार गहरी गंभीरता दिखाई दी। रुद्रकाल का पहला प्रहार समाप्त हो चुका था, लेकिन यिनिंग नगर का दिव्य महाफॉर्मेशन
पहले की तरह अटल खड़ा था ना। उसकी चमक कम हुई ना। उसके भीतर की ऊर्जा में जरा सा भी बदलाव आया। पूरी रक्त परजीवी सेना में गहरा सन्नाटा छा गया। रुद्रकाल कुछ देर तक बिना कुछ बोले उस फॉर्मेशन को देखता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अजीब, मेरे प्रहार के बाद भी इसकी ऊर्जा में जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ। या तो इस फॉर्मेशन की सीमा मेरी कल्पना से कहीं अधिक है, या फिर इसके पीछे ऐसी विरासत छिपी है जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। उसने तुरंत अपने पीछे देखा। 10 उपसेनापति एक ही क्षण में सभी 10 उपसेनापति घुटनों के बल झुक गए। प्रभु, रुद्रकाल ने शांत स्वर में आदेश दिया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा से अलग अलग प्रकार के प्रहार करो। मैं इस फॉर्मेशन की प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं। जैसी आज्ञा। प्रभु, अगले ही पल 10 उपसेनापति अलग अलग दिशाओं में फैल गए। उधर यिनिंग नगर के भीतर हरिवंश तपस्वी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, विराट लगता है वह इस फॉर्मेशन की कमजोरी तलाश रहा है। विराट ने धीरे से सिर हिला दिया। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर अब भी सिर्फ रुद्रकाल पर टिकी हुई थी। शांत, धैर्यवान और हर कदम सोच समझकर उठाने वाला। ऐसे शत्रु को हराने के लिए केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होती। उसने धीरे से अपना हाथ महाफॉर्मेशन के केंद्रीय नियंत्रण पर रख दिया। क्षण भर में फॉर्मेशन की अनगिनत दिव्य रेखाएं उसके मन से जुड़ गईं, लेकिन विराट ने उनमें से एक भी नई शक्ति सक्रिय नहीं की। उसने मन ही मन कहा, अभी नहीं, जितना कम दिखाया जाए उतना ही बेहतर होगा। उसने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, सभी अपनी अपनी जगह पर ही रहेंगे। कोई भी फॉर्मेशन के बाहर नहीं जाएगा। हर्षवर्धन ने बिना कोई प्रश्न किए सिर झुका दिया। जैसी आज्ञा। आसमान में पहले उपसेनापति ने पूर्व दिशा से प्रहार किया। महाफॉर्मेशन पर सुनहरी तरंगें उभरीं और अगले ही पल शांत हो गईं। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, एक के बाद एक चारों दिशाओं से लगातार अलग अलग प्रकार के हमले होने लगे। कहीं अग्नि की ज्वालाएं उठीं, कहीं रक्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ, कहीं विषैले प्रहार बरसे तो कहीं गहरे अंधकार की शक्तियां टूट पड़ीं। लेकिन हर बार परिणाम एक ही रहा। दिव्य महाफॉर्मेशन उन सभी प्रहारों को बिना किसी कठिनाई के सह लेता, मानो विशाल समुद्र में किसी ने एक छोटा सा कंकड़ फेंक दिया हो। कई घंटे बीत गए, तब रुद्रकाल ने धीरे से अपना हाथ उठा दिया। बस क्षण भर में पूरा युद्ध क्षेत्र फिर से शांत हो गया। सभी उपसेनापति लौटकर उसके सामने आकर झुक गए। प्रभु, हमें इसकी कोई भी कमजोरी नहीं मिली। रुद्रकाल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने एक बार फिर यिनिंग नगर की ओर देखा। कुछ पल बाद वह बोला, यदि बल से यह नहीं टूटता तो इसका अर्थ है इसे तोड़ने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। उसने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। फिर शांत स्वर में आदेश दिया, शिविर स्थापित करो। आज का युद्ध यहीं समाप्त होता है। मेरे आदेश के बिना कोई भी हमला नहीं करेगा। यह सुनते ही सभी उपसेनापति एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन किसी में भी प्रश्न पूछने का साहस नहीं था। सभी ने एक साथ सिर झुका दिया। जैसी आज्ञा। प्रभु, कुछ ही देर बाद यिनिंग नगर से कुछ दूरी पर रक्त परजीवी सेना ने अपना विशाल शिविर बनाना शुरू कर दिया। लाखों सैनिक पूर्ण अनुशासन के साथ अपनी अपनी जगह पर तैनात होने लगे। यिनिंग नगर की दीवार पर खड़ा विराट यह सब शांत भाव से देख रहा था। उसके मन में एक ही विचार उभरा, यह महाकाल नहीं है, यह अपनी हर हार से सीखता है। ऐसे शत्रु के सामने एक भी गलती बहुत महंगी पड़ेगी। विराट धीरे धीरे मुड़ा और यिनिंग नगर के भीतर चला गया। उसे अच्छी तरह पता था असली युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था। यिनिंग नगर रक्त परजीवी सेना ने नगर से कुछ ही दूरी पर अपना विशाल शिविर बना लिया था, लेकिन किसी ने भी जल्दबाजी में दूसरा हमला नहीं किया। यिनिंग नगर की विशाल दीवार पर विराट ने सभी प्रमुख योद्धाओं को बुलाया। हरिवंश तपस्वी, हर्षवर्धन, माधवी, गरिमा, वीणा और ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड संप्रदाय के सभी प्रमुख वहां उपस्थित थे। विराट ने सभी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, याद रखो, इस बार का शत्रु महाकाल और बेलॉक जैसा नहीं है। कोई भी अपनी जान जोखिम में डालने की गलती नहीं करेगा। सभी ने ध्यान से उसकी बात सुनी। विराट ने आगे कहा, मौका मिले तो पूरी शक्ति से प्रहार करना, लेकिन रक्षा सबसे पहले। जो जीवित रहेगा वही अगला युद्ध लड़ेगा। हरिवंश तपस्वी ने सिर झुका दिया। समझ गया। बाकी सभी ने भी एक साथ कहा, जी। विराट कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। उसकी नजर एक एक करके सब पर घूमी। पिछले कुछ महीनों में उसने जो अमर औषधियां सबको दी थीं, उनका प्रभाव अब साफ दिखाई देने लगा था। हरिवंश तपस्वी पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुके थे।
हर्षवर्धन की तलवार पहले से कहीं अधिक स्थिर और तेज हो गई थी। माधवी, गरिमा, वीणा और बाकी सभी की साधना में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था। लेकिन दो लोग ऐसे थे जिन पर विराट ने कभी अपने सबसे कीमती संसाधन खर्च नहीं किए। आचार्य गगन और छोबी। विराट के मन में एक शांत विचार उठा, संसाधन उन्हीं पर खर्च करने चाहिए जो वास्तव में उनके योग्य हों। स्वार्थी लोगों पर दया करना बाकी सभी का अधिकार छीन लेने के बराबर है। अगले ही क्षण उसने उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। अभी यह सब सोचने का समय नहीं था। तभी अचानक पूरा आसमान लाल आभा से भर गया। रुद्रकाल धीरे धीरे अपने रथ से उठ खड़ा हुआ। उसने यिनिंग नगर की दीवार पर खड़े हरिवंश तपस्वी की ओर देखा। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे आकाश में फैल गई। अर्धगहन शून्य के द्वार पर खड़े साधक, बाहर आओ, मैं देखना चाहता हूं तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। हरिवंश तपस्वी की आंखों में तेज चमक उभर आई। उन्होंने विराट की ओर देखा। विराट ने धीरे से सिर हिलाया। कभी भी अपनी सीमा से आगे मत बढ़ना। स्थिति बिगड़ते ही तुरंत फॉर्मेशन के भीतर लौट आना। हरिवंश हल्का सा मुस्कुराए। चिंता मत करो। अगले ही पल स्वूश वह दीवार से उड़कर सीधे आकाश में पहुंच गए। पूरा यिनिंग नगर उनकी ओर देखने लगा। रुद्रकाल ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए, फिर शांत स्वर में कहा, पहला प्रहार तुम कर सकते हो। हरिवंश ने बिना एक पल घमाए अपनी तलवार निकाल ली। एक चमचमाती दिव्य तलवार ऊर्जा आकाश को चीरती हुई रुद्रकाल की ओर दौड़ पड़ी। श्क। लेकिन रुद्रकाल ने केवल अपनी 2 उंगलियां उठाईं। टक। उसने तलवार की ऊर्जा को अपनी उंगलियों के बीच ही रोक लिया। हरिवंश तपस्वी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अगले ही पल रुद्रकाल ने हल्के से अपना हाथ हिलाया। बूम! एक अदृश्य शक्ति हरिवंश से आ टकराई। हरिवंश तुरंत सैकड़ों मीटर पीछे जा गिरे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना संतुलन संभाल लिया। उनकी आंखों में पहली बार गहरी गंभीरता उभर आई। यही है गहन शून्य लोक की वास्तविक शक्ति। उन्होंने बिना रुके फिर से अपनी तलवार उठा ली। इस बार हजारों तलवारों की छायाएं एक साथ पूरे आकाश में फैल गईं। पूरा आकाश तलवारों की दिव्य चमक से जगमगा उठा। रुद्रकाल की आंखों में पहली बार हल्की सी प्रशंसा दिखाई दी। बुरा नहीं, लेकिन बस इतना ही। इस बार उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। क्षण भर में आकाश में रक्तिम ऊर्जा से बनी एक विशाल हथेली प्रकट हुई और सीधा हरिवंश तपस्वी की ओर बढ़ गई। पूरे यिनिंग नगर के सभी साधकों की सांसें थम गईं। दीवार पर खड़ा विराट बिना पलक झपकाए पूरा युद्ध देख रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था, हर प्रहार, हर सांस, हर ऊर्जा का प्रवाह। मैं सब देख रहा हूं रुद्रकाल। तुम्हारी युद्ध शैली धीरे धीरे मेरे सामने पूरी तरह खुलती जा रही है। आकाश के बीचों बीच हरिवंश तपस्वी और रुद्रकाल आमने सामने खड़े थे। नीचे यिनिंग नगर के लाखों साधक सांसें रोककर यह दृश्य देख रहे थे। हरिवंश ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी, सिर्फ युद्ध की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उनके शरीर से हरे रंग की अनगिनत तलवार ऊर्जाएं निकलने लगीं। पूरा आकाश हरे प्रकाश से जगमगा उठा। ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड कैनन। अब तलवार 10,000 तलवार छाया। एक ही क्षण में हजारों नहीं, लाखों तलवारों की छायाएं रुद्रकाल की ओर टूट पड़ी। हर तलवार अपने भीतर अमरलोक की भयानक शक्ति समेटे हुए थी। नीचे खड़े हर्षवर्धन की आंखें चमक उठीं। गुरुजी ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का प्रयोग कर दिया। गरिमा ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली इस बार शायद, लेकिन विराट बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी नजर केवल रुद्रकाल पर टिकी हुई थी। अब देखते हैं तुम इसका उत्तर कैसे देते हो। रुद्रकाल ने पूरे आकाश को ढक देने वाली उन अनगिनत तलवारों की ओर देखा। उसके चेहरे पर भय या घबराहट का कोई चिन्ह नहीं था। उसने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। बस एक हाथ। अगले ही पल उसके चारों ओर रक्तिम ऊर्जा का एक विशाल चक्र बन गया। बूम! लाखों तलवारें उस चक्र से टकरा गईं। पूरा आकाश भयंकर विस्फोटों की गूंज से कांप उठा। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद एक एक करके सभी तलवारों की छायाएं टूटने लगीं। क्रैक क्रैक क्रैक, मानो कांच के अनगिनत टुकड़े बिखर रहे हों। हरिवंश तपस्वी की भौहें सिकुड़ गईं। एक हाथ, सिर्फ एक हाथ से उसने मेरी सबसे शक्तिशाली तकनीक रोक दी। उन्होंने तुरंत दूसरा प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन रुद्रकाल उससे पहले ही गायब हो चुका था। हरिवंश की आंखें फैल गईं। इतनी तेज, उसी क्षण उनके पीछे से एक शांत आवाज सुनाई दी।
तुम्हारी तलवार कला अच्छी है, लेकिन तुम्हारी साधना मेरे सामने बहुत कमजोर है। हरिवंश तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रकाल ने अपनी 2 उंगलियों से हल्का सा प्रहार किया। धा आम हरिवंश के रक्षा कवच पर भयंकर आघात हुआ। वह सीधे पीछे जा गिरे। उनके होंठों से खून की एक पतली धारा बह निकली। नीचे पूरा यिनिंग नगर स्तब्ध रह गया। हर्षवर्धन एक कदम आगे बढ़ा। गुरुजी, लेकिन विराट ने बिना उसकी ओर देखे अपना हाथ उठा दिया। हर्षवर्धन तुरंत वहीं रुक गया। उसने विराट की ओर देखा, लेकिन विराट की नजर अब भी युद्ध पर ही टिकी हुई थी। उसके मन में शांत विचार चल रहे थे। उसने अब तक न अपना वास्तविक अस्त्र निकाला है, ना अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है। वह केवल अपने शारीरिक बल और सामान्य रक्त शक्ति से लड़ रहा है। यह भी मेरी ही तरह अपनी असली शक्ति छिपाकर रखे हुए है। आकाश में हरिवंश तपस्वी ने स्वयं को संभाला। उन्होंने गहरी सांस ली। उनके शरीर पर गंभीर चोट लगी थी, लेकिन उनकी आंखों में जलती हुई अग्नि अभी भी वैसी ही थी। रुद्रकाल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे भीतर साहस है, इसलिए आज तुम्हें जीवित छोड़ देता हूं। अगली बार वास्तविक युद्ध शुरू होगा। हरिवंश कुछ क्षण तक उसकी ओर देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे वह यिनिंग नगर की ओर लौट आए। विराट ने तुरंत गरिमा की ओर देखा। इनका उपचार करो। गरिमा और वीणा बिना देर किए हरिवंश को सहारा देकर नगर के भीतर ले गईं। विराट ने एक बार फिर रुद्रकाल की ओर देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें आपस में मिलीं, लेकिन रुद्रकाल ने तुरंत अपनी नजर हटा ली। उसकी नजरों में विराट अभी भी यिनिंग नगर का एक साधारण साधक ही था। उसका वास्तविक लक्ष्य अब भी केवल यिनिंग नगर का दिव्य महाफॉर्मेशन था। चैप्टर 8 हाउस वारंटी हार्स 2 महाद्वीपों की शांति भाग 1। रक्त परजीवी सेना का विशाल शिविर यिनिंग नगर से कुछ ही दूरी पर स्थापित हो चुका था, लेकिन रुद्रकाल ने तुरंत दूसरा हमला नहीं किया। पूरी सेना असाधारण रूप से शांत थी, मानो वे किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हों। उधर हरिवंश तपस्वी का उपचार चल रहा था। गरिमा और वीणा ने मिलकर उनकी चोटों को स्थिर कर दिया था। विराट चुपचाप खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था, रुद्रकाल जल्दबाजी नहीं करेगा। मुझे भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। उसी क्षण उसकी चेतना का एक हिस्सा हजारों कोस दूर दक्षिणी महाद्वीप में मौजूद उसके मुख्य अवतार से जुड़ गया। दक्षिणी महाद्वीप दिव्य तलवार संप्रदाय सुबह की पहली किरणें पर्वतों पर बिखर रही थीं। दिव्य तलवार संप्रदाय पहले की तरह शांत और पवित्र दिखाई दे रहा था। संप्रदाय के सबसे गहरे साधना क्षेत्र में मुख्य विराट शांत भाव से ध्यान में लीन बैठा था। उसके चारों ओर दिव्य तलवार ची क्यूई धीरे धीरे घूम रही थी। उसी समय किसी के शांत कदमों की आहट सुनाई दी। एक मध्यम आयु का पुरुष धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें गहरी थीं और उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति इतनी स्थिर थी कि आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा भी स्वयं उसके साथ बहने लगी। वह थे वरिष्ठ स्वरा, गहन शून्य लोक के एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ। विराट ने अपनी आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। वरिष्ठ स्वरा ने हल्के से सिर हिलाया। विराट, पूर्वी महाद्वीप का मामला कैसा चल रहा है? विराट ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अभी सब कुछ नियंत्रण में है। ड्रैगन अवतार वहां सब संभाल रहा है। स्वरा कुछ क्षण तक उसकी आंखों में देखते रहे, फिर धीरे से बोले, यदि किसी भी समय तुम्हें सहायता की आवश्यकता पड़े तो बिना किसी संकोच के मुझे बताना। विराट मुस्कुराया, यदि आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। स्वरा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल हल्के से सिर हिला दिया, लेकिन उनके मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। इस युवक की प्रगति हर बार मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक होती है। शायद एक दिन यह मुझसे भी बहुत आगे निकल जाएगा। फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर उस विचार की एक झलक तक नहीं आने दी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम अपनी साधना जारी रखो। इतना कहकर स्वरा धीरे धीरे वहां से चले गए। विराट कुछ देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा, फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उसकी चेतना फिर से पूर्वी महाद्वीप में मौजूद ड्रैगन अवतार से जुड़ गई। यिनिंग नगर। विराट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। दूर रक्त परजीवी सेना का विशाल शिविर पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था यह शांति अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रक्त परजीवी सेना के शिविर से एक भारी शंखनाद गूंज उठा।
वूम हजारों रक्त परजीवी सैनिक एक ही क्षण में आगे बढ़ने लगे। इस बार कोई परीक्षण नहीं था, यह एक वास्तविक युद्ध था। यिनिंग नगर की विशाल दीवार पर विराट शांत भाव से खड़ा था। उसने नीचे बढ़ती हुई रक्त परजीवी सेना की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, सब ध्यान से सुनो। एक ही पल में सभी प्रमुख योद्धा उसके सामने उपस्थित हो गए। हरिवंश, तपस्वी हर्षवर्धन, माधवी, गरिमा, वीणा और बाकी सभी। विराट ने शांत स्वर में कहा, इस बार हर व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से लड़ेगा, लेकिन कोई भी अपनी रक्षा भूलकर वीरता दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। दुश्मन को जितना मार सकते हो मारो, लेकिन स्वयं को सुरक्षित रखते हुए, यही मेरा आदेश है। सभी ने एक साथ सिर झुका दिया। जी। विराट ने हर्षवर्धन की ओर देखा, इस बार तुम सबसे आगे रहोगे। हर्षवर्धन की आंखों में युद्ध की अग्नि भड़क उठी। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बूम! हजारों रक्त परजीवी सैनिक एक साथ यिनिंग नगर की ओर टूट पड़े। इस बार विराट ने दिव्य महाफॉर्मेशन का एक भाग खोल दिया। उसने केवल एक शब्द कहा, अब। क्षण भर में फॉर्मेशन के भीतर से हजारों साधक बिजली की गति से बाहर निकल पड़े। दोनों सेनाएं सीधे एक दूसरे से टकरा गईं। धाम! तलवारों की टक्कर, खून की बौछारें, गर्जन, चीखें। पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। हर्षवर्धन बिना रुके सीधे शत्रुओं के बीच जा घुसा। उसकी तलवार के हर वार के साथ एक रक्त परजीवी का सिर धड़ से अलग हो रहा था। 1, 2, 10, 20 कुछ ही क्षणों में दर्जनों रक्त परजीवी सैनिक धरती पर गिर चुके थे। दूर खड़ा रुद्रकाल शांत नजरों से यह सब देख रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, अमरलोक का नवम चरण। लेकिन प्रतिभा सचमुच असाधारण है। अगले ही पल वह स्वयं युद्ध भूमि में उतर गया। बूम! उसके धरती पर उतरते ही पूरी भूमि फट गई। हर्षवर्धन ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भय का नामो निशान नहीं था। तो तुम ही रुद्रकाल हो? रुद्रकाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सीधे अपना हाथ उठाया। रक्तिम ऊर्जा की एक विशाल धारा हर्षवर्धन की ओर दौड़ पड़ी। हर्षवर्धन ने पूरी शक्ति से अपनी तलवार चलाई। धाम! टकराव से पूरा आकाश कांप उठा, लेकिन हर्षवर्धन तुरंत 50 कदम पीछे फिसल गया। उसकी दोनों भुजाओं में तेज झंझनाहट दौड़ गई। कितनी भारी शक्ति! उसी समय हरे रंग की तलवार ऊर्जा बिजली की तरह रुद्रकाल